आज के इस क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो है, इन्हें केंद्र सरकार में दोहरी भूमिका निभाना पड़ता है। पहला, प्रधानमंत्री कैबिनेट के प्रमुख होते हैं और दूसरा, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के नेतृत्वकर्ता भी होते हैं। अब उन्हें इन दोनों ही कैपेसिटी में कार्य करना पड़ता है। उन्हें कैबिनेट के प्रमुख के रूप में भी कार्य करना पड़ता है और इससे अलग हटकर स्वतंत्र रूप से अकेले सरकार के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। जब माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के कैबिनेट के हेड के रूप में काम करते हैं, तब उनको इस कार्य में कार्यालयीय मदद के लिए जो ऑफिस होती है उसे कैबिनेट सचिवालय कहा जाता है। और इससे अलग हटके जब माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के एक स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, तब उनको इस कार्य में मदद करने के लिए एक दूसरी कार्यालय होती है जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाता है। यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने प्रधानमंत्री सचिवालय लिखकर काट दिया है और उसके बाद नीचे हमने कार्यालय लिखा है। इस बात की चर्चा मैं आगे इसी क्लास में करूंगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट सचिवालय को एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में एक विभाग का दर्जा दिया गया है। उसी प्रकार से इस प्रधानमंत्री कार्यालय को भी एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में एक विभाग का दर्जा प्राप्त है। मतलब जो केंद्र सरकार का विशाल सा केंद्रीय सचिवालय है, उस केंद्रीय सचिवालय में जैसे कई विभाग हैं, उन्हीं विभागों की तरह कैबिनेट सचिवालय भी एक विभाग है और उन्हीं विभागों की तरह प्रधानमंत्री का कार्यालय भी एक विभाग है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से कुछ प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव भी निकलेंगे और इसे सब्जेक्टिव लिखने में भी आपको आसानी होगी। इस प्रधानमंत्री कार्यालय का सृजन संविधान से नहीं हुआ है। इसकी चर्चा संविधान में कहीं भी नहीं की हुई है। अतः प्रधानमंत्री कार्यालय को हम संवैधानिक संस्था नहीं कह सकते हैं। अब आगे, इस प्रधानमंत्री कार्यालय का सृजन केंद्रीय विधायिका के किसी एक्ट से भी नहीं हुआ है। अतः इस प्रधानमंत्री कार्यालय को हम विधायी संस्था भी नहीं कह सकते हैं। मतलब यह प्रधानमंत्री कार्यालय न तो संवैधानिक संस्था है और न ही एक विधायी संस्था है, बल्कि संविधान की धारा 77 के तहत राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल बनाई जाती है और वर्ष 1961 में बनाई गई एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में इस पीएमओ को एक विभाग का दर्जा है। चूंकि यह कार्यपालिका के एक एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स से बना है, अतः यह एक कार्यकारी एजेंसी है। मतलब मैं क्या स्पष्ट करना चाहता हूं आपको कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री का कार्यालय एक संवैधानिक संस्था है, क्या यह एक विधायी संस्था है, क्या यह एक कार्यकारी संस्था है, तो आपको तीसरे ऑप्शन पे जाना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय
न तो सांविधानिक संस्था है, न ही विधायी संस्था है, और यह कार्यकारी संस्था है, क्योंकि देश की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के धारा 77 के तहत लिए गए निर्णय के आलोक में एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाया गया, और एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में इसे एक विभाग का दर्जा है और यह एक कार्यकारी एजेंसी है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, यह एक सलाहकारी एजेंसी है, मतलब इसका कार्य प्रधानमंत्री को सलाह और सहयोग देना है, और इसी कारण इसे स्टाफ एजेंसी कहा जाता है। यह कोई लाइन एजेंसी नहीं है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। यह एक लाइन एजेंसी नहीं है, यह एक स्टाफ एजेंसी है, और इसका काम प्रधानमंत्री को सहयोग और सलाह देना है। देखिए, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है, इसलिए प्रधानमंत्री इस कार्यालय के पॉलिटिकल हेड होते हैं, और इस कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, जिन्हें हिंदी में प्रधान सचिव कहा जाता है। आपने देखा है केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय की पदसोपानिक व्यवस्था लगभग इसी तरह से है। किसी भी मंत्रालय या विभाग के राजनीतिक प्रमुख एक मंत्री होते हैं, और उसके प्रशासनिक प्रमुख एक सचिव होते हैं, और उसके नीचे पूरा वह विभाग का कार्यालय या सचिवालय कार्य करता है। यहाँ भी बिल्कुल वही व्यवस्था है। यह प्रधानमंत्री का कार्यालय चूंकि प्रधानमंत्री के राजनीतिक नेतृत्व में कार्य करता है, अतः प्रधानमंत्री इस पीएमओ के पॉलिटिकल हेड अर्थात राजनीतिक प्रमुख होते हैं, और अन्य विभाग की तरह ही एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, जो इस पीएमओ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये सामान्य रूप से आईएएस कैडर के एक वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं। ऐसे दूसरे कैडर से भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जा सकता है। इसमें मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री की पर्सनल डिस्क्रिशन होती है। अब इस इंट्रोडक्शन को समझने के बाद अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय की बेसिक रूपरेखा को समझने के बाद हम इस कार्यालय के जन्म और विकास के बारे में समझेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। देखिए, इस पीएमओ का जन्म और विकास किस तरह से हुआ। 1947 से पहले तक केंद्र सरकार की मुख्य कार्यपालिका गवर्नर जनरल सह कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, और उस गवर्नर जनरल सह कार्यकारिणी परिषद के प्रमुख गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1947 के बाद केंद्र सरकार की मुख्य कार्यपालिका केंद्रीय कैबिनेट हो गई, और उस केंद्रीय कैबिनेट के हेड प्रधानमंत्री हो गए। इस प्रकार
1947 से पहले जिस भूमिका में गवर्नर जनरल थे, 1947 के बाद उसी भूमिका में प्रधानमंत्री आ गए। अब गवर्नर जनरल को स्वतंत्र रूप से सरकार के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वतंत्र रूप से जो कार्य करना होता था, उसके सहयोग के लिए उनका एक व्यक्तिगत सचिव हुआ करता था। इसी व्यक्तिगत सचिव की जगह पर जब 1947 में गवर्नर जनरल के स्थान पर प्रधानमंत्री आए, तब इस व्यक्तिगत सचिव के स्थान पर पूरा एक कार्यालय का अभ्युदय हुआ और यही कार्यालय प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में जाना गया, जिसका बाद में नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया। इस चीज को हम बाद में समझेंगे। इस प्रकार आप ऐसे कह सकते हैं कि 1947 से पहले इस प्रकार का कोई कार्यालय नहीं था। गवर्नर जनरल के एक व्यक्तिगत सचिव होते थे और 1947 के बाद जब गवर्नर जनरल की जगह पर प्रधानमंत्री आए, तब यह व्यक्तिगत सचिव का रूप एक पूर्ण कार्यालय के रूप में बदल गया और इसी को पीएमओ कहा गया। इस प्रकार आजादी से पहले गवर्नर जनरल का व्यक्तिगत सचिव बराबर आजादी के बाद प्रधानमंत्री सचिवालय या प्रधानमंत्री कार्यालय हुआ। यहां तक हम लोगों ने पीएमओ के संबंध में इंट्रोडक्शन और पीएमओ के जन्म और विकास को देख लिया है। अब यहां से हम लोग पीएमओ के संरचना के बारे में देखेंगे और इस संरचना को हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक कार्यालय की संरचना और दूसरा अधिकारियों का पदसोपान। हमने आपको पहले ही बताया है कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में पीएमओ को एक विभाग का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी भी आंतरिक संरचना केंद्रीय सचिवालय के अन्य विभागों के जैसी ही होगी। पीएमओ अपने आप में एक विभाग है। सामान्य रूप से एक विभाग कई विंग में विभाजित होता है, उसी प्रकार से पीएमओ भी कई विंग में विभाजित है। फिर प्रत्येक विंग सामान्य रूप से कई डिवीजन में विभाजित है। यहां भी प्रत्येक विंग कई डिवीजन में विभाजित होता है। फिर प्रत्येक डिवीजन कई ब्रांचेज में विभाजित होता है। यहां भी पीएमओ में भी जो डिवीजन है ये ब्रांचेज में विभाजित है। फिर इसी प्रकार से ब्रांचेज सामान्य रूप से कई सेक्शंस में विभाजित होते हैं जो फंक्शनल यूनिट होते हैं और जहां से एक एक कार्य अलग अलग किया जाता है। वैसे यहां भी जो ये ब्रांच है ये कई सेक्शंस में विभाजित होता है और ये सेक्शंस मूल रूप से कार्यालय की बेस है, आधार है। एक सेक्शन में एक इकाई कार्य किया जाता है, मतलब ये फंक्शनल यूनिट है। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं। अब पीएमओ के कार्यालय की संरचना देखने के बाद अब पीएमओ में जो पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी पदसोपानिक संरचना को आप देखिए। सबसे ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनके ऊपर प्रधानमंत्री होते हैं, इनके ऊपर प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे किसी भी विभाग में सबसे ऊपर मंत्री होते हैं, वैसे यहां भी सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्रधानमंत्री के नीचे उस विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एक सचिव होते हैं। तो यहां भी पीएमओ के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एक सचिव है जिन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी या प्रधान सचिव कहा जाता है।
फिर इनके सहयोग के लिए कुछ एडिशनल सेक्रेटरी पदस्थापित हैं, जैसे अन्य विभागों में सचिव की मदद के लिए कुछ अतिरिक्त सचिव या एडिशनल सेक्रेटरी पोस्टेड होते हैं। फिर अन्य विभागों की तरह ही एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे इनको मदद के लिए कई ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं। फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे इनको मदद के लिए डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं। फिर इनके नीचे अंडर सेक्रेटरी होते हैं और अंडर सेक्रेटरी के नीचे ऑफिस कंपोनेंट शुरू होता है, जहां ऑफिस के हेड के रूप में सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं और सेक्शन ऑफिसर को मदद पहुंचाने के लिए यूडीसी मतलब अपर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कई सारे ऑफिस स्टाफ होते हैं। इसके अलावा इस कार्यालय में कुछ प्राइवेट सेक्रेटरीज होते हैं, हिंदी अधिकारी होते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होते हैं, कुछ रिसर्च पदाधिकारी होते हैं। वे सभी विभिन्न जगहों पर कार्य करते हैं। ये जो हमने आपको एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी के बारे में बताया, इनकी संख्या कार्य पर निर्भर करती है। इनकी संख्या कम या अधिक हो सकती है जिस प्रकार से कार्यभार वहां पर होते हैं। मीन्स we have already discussed that PMO has been given the status of a department. Hence, the internal organizational structure of PMO will be similar to that of other departments in the central government. In the central government, generally a department is divided into wing. Further down the line, wing is divided into division. Again, division is divided into branches, and branches are divided into section, which is called functional unit, and a single function is carried out in a section, and then after it goes above through this channel. So since it is also a department, so its structure is similar to that of other departments in the central government, and similarly it is internally divided into wings, division, branches and sections. Also in our departments there are various officers ranging from secretary to under secretary, and they are positioned in a hierarchical manner. In this office also, these officials are similarly positioned in the same hierarchical manner as in other departments. You find on the top of the department there is a political head, that is the minister. Here also the political head is there, prime minister. Then below the political head there remains a secretary who is the overall administrative head of department. In a similar way, here also there is principal secretary who is overall administrative head of PMO, and in the same way down the line you will find in this hierarchy the additional secretary, joint secretary, director and deputy secretary, under secretary, and at the bottom there will be an office which is headed by section officer. So there is nothing new in this, since it is a department. The internal official structure as well as its official hierarchical structure similar to those of official structure and hierarchical structure of the structure in the departments of in other departments of the central secretariat. आइए अब पीएमओ के कार्य को देखते हैं। पीएमओ का जो सबसे पहला कार्य है वह है प्रधानमंत्री को हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में मदद करना। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि प्राइम मिनिस्टर
has a dual role in central government. One, it is a head of cabinet, and another, it is head of the government. When he works as head of cabinet, then there is another office that is called cabinet secretariat to assist him in that work. But when he works in the capacity of head of government, as a overall leader of government, as a overall leader of his nation, in that scenario there is an office which is called PMO, and it assists him in discharging those duties. प्रधानमंत्री की दोहरी भूमिका है, मैं पहले ही बताया हूं, एक कैबिनेट के हेड के रूप में और एक ओवरऑल गवर्नमेंट के नेतृत्वकर्ता या सरकार के हेड के रूप में। तो कैबिनेट के हेड के रूप में उनको मदद करने के लिए तो कैबिनेट सचिवालय है, लेकिन स्वतंत्र रूप से सरकार के प्रमुख के रूप में उनकी मदद करने के लिए यह पीएमओ कार्यालय है। और इसका प्रथम और सबसे प्रमुख कार्य यही है कि यह प्रधानमंत्री को देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में, सरकार के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करते समय उनकी मदद करे। दूसरा, आप जानते हैं प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पर कई आयोग के प्रमुख होते हैं, जैसे योजना आयोग, जनसंख्या आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद। इन सभी आयोग के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इन आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य करते समय उन्हें जो सहयोग की जरूरत होती है वह सहयोग इसी कार्यालय के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब तीसरा, चूंकि प्रशासन के कार्यों को इनुमरेट करना, नंबरिंग करना संभव नहीं है, कभी भी कोई भी नया कार्य उपस्थित हो सकता है और प्री इमेजिनेशन से सभी कार्यों की सूचना पहले से नहीं रखी जा सकती है। मतलब सरकार के पास कई ऐसे कार्य हो सकते हैं जो पहले से किसी विभाग को नहीं दिए गए हैं, और केंद्र सरकार के वे सभी कार्य जो पहले से किसी मंत्रालय या विभाग को नहीं सौंपे गए हैं, उस कार्य की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की ही होती है। और प्रधानमंत्री जब वैसे कार्यों को करते हैं जो किसी दूसरे विभाग को नहीं सौंपा गया है, तब उस कार्य में इनकी मदद यही प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। अब चौथा, प्रधानमंत्री को हमेशा अपने कार्यों की सूचना दूसरे विभागों को, मंत्रालयों को और प्रेसिडेंट को देना रहता है। तो प्रधानमंत्री के इस कार्य को यही प्रधानमंत्री कार्यालय करता है, अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना यही पीएमओ कार्यालय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य मंत्रालय और अन्य विभागों तक प्रेषित करता है। अब पांचवा, प्रधानमंत्री चूंकि राष्ट्र के प्रमुख हैं, इसलिए इनके कई व्यक्तिगत अतिथि होते हैं। कुछ देश से होते हैं, कुछ विदेश से होते हैं। ये जो व्यक्तिगत अतिथि होते हैं, इनके लिए भी देखभाल और व्यवस्था करने का कार्य इसी प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अब है व्यक्तिगत भाषण। प्रधानमंत्री देश के नेतृत्व करता है, पूरा देश उनकी ओर देखता है, पूरी विदेश उनकी ओर देखता है, और देश में विदेश में जब उनके दौरे होते हैं तब उनसे एक वक्तव्य की आशा की जाती है, और प्रधानमंत्री जो वक्तव्य देते हैं उनका भाषण इसी पीएमओ के द्वारा तैयार किया जाता है। अब आइए, प्रधानमंत्री के लिए यह कार्यालय एक ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेन के रूप में कार्य करता है। चूंकि प्रधानमंत्री के कार्य से संबंधित, प्रधानमंत्री के सरकार के हेड के रूप में किए गए
सरकार किए गए कार्य से संबंधित सभी सूचनाएं लिखित सूचना के रूप में, संचिका के रूप में इसी कार्यालय में प्रिजर्व होती हैं। तो इस प्रकार से यह प्रधानमंत्री के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेन का काम करता है, एक थिंक टैंक का काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी का काम करता है। और इसको आप, इसका 8वां कार्य एक रेजिडुअल लिगेटी है। ये 7वें कार्य से मिलता जुलता है, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेन है, थिंक टैंक है, रेजिडुअल मेमोरी है, ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी है। मतलब पहले से पीएमओ के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, पहले से प्रधानमंत्री के द्वारा सरकार के प्रमुख के रूप में क्या कार्य किए गए हैं, इसकी संपूर्ण सूचना इसी कार्यालय में होती है। इसलिए यह एक रेजिडुअल लिगेटी के रूप में भी कार्य करता है। अब देखिए पीएमओ अपने जन्म के बाद कैसे धीरे धीरे एक विशाल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में तब्दील हुआ और कैसे यह धीरे धीरे एक पावर सेंटर के रूप में तब्दील होता गया और कैसे प्रधानमंत्री के बदलते काल में इसकी और शक्तियां बढ़ती गई, इसी चीज का हम विश्लेषण करेंगे। पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि 1947 से पहले प्रधानमंत्री के जगह पर गवर्नर जनरल थे और गवर्नर जनरल का एक निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था। 1947 के बाद गवर्नर जनरल के जगह पर प्रधानमंत्री आए और उनके निजी सचिव के जगह पर पूरा एक प्रधानमंत्री सचिवालय का जन्म हुआ। और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महोदय थे। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में इस प्रधानमंत्री सचिवालय का जन्म हुआ था और यह एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, आकार में भी छोटा था और इसकी शक्तियां और रोल भी छोटी थी। यह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था। जब जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने अपने कार्यकाल में इस प्रधानमंत्री सचिवालय का सशक्तिकरण करना शुरू किया और यहीं से, मतलब ये एक 6वां अवस्था था प्रधानमंत्री कार्यालय का, यहां पर इसका अब 12वां अवस्था शुरू होता है। मतलब इसकी यह एक धीरे धीरे या इसका आकार बढ़ने लगता है और यह अधिक से अधिक शक्तियां एक्वायर करना शुरू करता है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह प्रधानमंत्री सचिवालय अब प्रौढ़ावस्था, युवा अवस्था में आ गया और यह बहुत शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरा। इसके बाद बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए जनता सरकार आई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में एक छोटे पीरियड के लिए आए, तब उन्होंने महसूस किया कि जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो संवैधानिक संरचना है केंद्र सरकार की काम करने में, उसमें कहीं ना कहीं इस प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा अननेसेसरी हस्तक्षेप हो रहा है और अन्य विभागों और मंत्रालयों की शक्तियां इस प्रधानमंत्री सचिवालय में केंद्रित हो रही है। तब उन्होंने इस कार्यालय की शक्तियों को कम करना शुरू किया, इसको डीएम्फेसाइज किया और साथ ही इसका नाम भी बदला। प्रधानमंत्री सचिवालय से इसका नाम बदलकर उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया। यह एक प्रयास था शक्ति के अनड्यू सेंट्रलाइजेशन, अननेसेसरी सेंट्रलाइजेशन को रोकने का।
लेकिन जनता सरकार बहुत दिनों तक टिकी नहीं और वह गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई। मोरारजी देसाई की सरकार के कोलैप्स के बाद फिर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार में आई और पुनः इनके काल में फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय का सशक्तिकरण किया जाना शुरू हो गया। इनके काल में पीएन हक्सर नामक एक ब्यूरोक्रेट थे, आईएएस ऑफिसर थे। कहा जाता है कि वे अपने आप में एक पावर सेंटर बन गए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सर महोदय हुआ करते थे और जो बांग्लादेश के साथ भारत का युद्ध हुआ था उस समय रसिया के साथ जो इंडो रशियन ट्रीटी हुई थी 1971 में उसमें और 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था, इन सभी कार्यों में वे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य किए थे। बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनके कार्यकाल में भी यह ट्रेंड जारी रहा और प्रधानमंत्री कार्यालय उत्तरोत्तर सशक्त और विशाल होता जा रहा है। वर्तमान में अभी इस कार्यालय में 400 से 500 एम्प्लॉई कार्य करते हैं और लगभग अधिकतर मंत्रालयों का एक डुप्लीकेसी इस कार्यालय में आपको देखने को मिलेगा। आखिर ऐसा होता क्यों है, इस बात को समझिए। सबसे बड़ी बात है, हमने शुरू में ही कहा और आप जानते भी हैं कि केंद्र सरकार की प्रमुख कार्यपालिका कैबिनेट है। मतलब अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो केंद्र सरकार का प्रमुख सत्ता का केंद्र का कैबिनेट है, लेकिन इस कैबिनेट का भी नेतृत्व करता प्रधानमंत्री है। अब एक कैबिनेट के रूप में और प्रधानमंत्री एक स्वतंत्र रूप में दो एंटिटी हो गए। अब उत्तरोत्तर काल में जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को देखिएगा तो ये जो दो एंटिटी है, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट और प्रधानमंत्री एक स्वतंत्र एंटिटी, ये दो शक्ति के केंद्र के रूप में उभरते चले गए और संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की कैबिनेट को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया और संवैधानिक रूप से वास्तव में यही संवैधानिक शक्ति का केंद्र है। लेकिन प्रधानमंत्री एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में कैबिनेट से अधिक शक्तिशाली होते हुए उभरते चले गए। यही कारण है कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री इस कैबिनेट से अधिक शक्तिशाली एंटिटी के रूप में उभरते चले गए, वैसे वैसे प्रधानमंत्री सचिवालय कैबिनेट सचिवालय की तुलना में अधिक सशक्त और शक्तिशाली होता चला गया। एक बात और समझिए, ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं, सत्ता कभी भी कहीं भी स्थिर नहीं होती, सत्ता हमेशा चलायमान होती है और शक्ति के केंद्र जैसे जैसे समय के साथ बदलते जाते हैं, सत्ता धीरे धीरे वैसे शिफ्ट होती जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान में संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की मुख्य कार्यपालिका केंद्रीय कैबिनेट है और संवैधानिक रूप से सर्वशक्तिशाली संस्था इसे होना चाहिए। लेकिन उत्तरोत्तर काल में प्रधानमंत्री स्वतंत्र रूप से इस कैबिनेट रूपी संवैधानिक संस्था की तुलना में अधिक शक्तिशाली होकर उभरते चले गए और यह ट्रेंड लगातार जारी रहा और बहुत हद तक यह कुछ प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर भी निर्भर किया और धीरे धीरे करके यह प्रधानमंत्री कार्यालय इस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के एक राइवल के रूप में उभरा और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तुलना में अधिक शक्तिशाली
होकर उभरता जा रहा है। यही कारण है कि इसको सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, सुपर गवर्नमेंट भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और कई ऐसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, और कई ऐसे उपनामों से इसे पुकारा जाता है, क्योंकि यह केंद्रीय सचिवालय के अन्य किसी भी विभाग की तुलना में सबसे अधिक शक्तिशाली विभाग होकर उभरा है। और यही स्थिति कैबिनेट सेक्रेटरी और पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बीच भी है। आधिकारिक रूप से जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वे वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में सर्वोच्च पदाधिकारी होने चाहिए और सर्वशक्तिशाली उन्हें होना चाहिए, लेकिन उसका एक प्रबल राइवल के रूप में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएमओ का पद उभरा है। और जैसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की शक्तियां इसके आगे कम होती जा रही हैं, वैसे ही कैबिनेट सेक्रेटरी की भी शक्तियां इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएमओ से कम होती जा रही है। अब पूरा क्लास सुनने पर अगर आपको लगता है कि यह क्लास आपकी सिविल सेवा की तैयारी में उपयोगी है, तब आप इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर लगता है यह आपके लिए अनुपयोगी है तब आप इसे डिसलाइक करें, और अपने डिसलाइक का कारण भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।